जय हिंद साथियों, नमस्कार, नमस्ते, गुड इवनिंग। आप सभी साथियों का जीके क्लासेस में हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। सभी साथी जल्दी से क्लास को लाइक कर देंगे, शेयर कर देंगे और जितना हो सके उतना क्लास से जुड़ने का प्रयास कीजिए। आज की इस क्लास में हम लोग व्यंजन संधि के बारे में बात करेंगे। जैसा कि आप जानते हैं कि हम लोग संधि की शुरुआत कर चुके हैं और यह संधि के तीसरी क्लास है और इसमें हम व्यंजन संधि को कवर करने वाले हैं। इसके पहले दो क्लास में हमने संधि के बारे में बात किया और स्वर संधि के बारे में बात किया। तो जल्दी से सभी लोग जुड़ जाइए और चलिए इस क्लास की शुरुआत करते हैं। तो शुरुआत करने से पहले एक बार पुनः आप सभी से निवेदन है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। क्लास अगर आपको पसंद आता है तो क्लास को लाइक करें, अपने सभी साथियों में शेयर करें और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइए कि क्लास आपको कैसा लगा। साथ ही हमारे टेलीग्राम चैनल को ज़रूर ज्वाइन कर लीजिए। इससे यह फ़ायदा होगा कि क्लास की पीडीएफ फाइल आपको तुरंत मिल जाएगी। ठीक है, चलिए बात करते हैं। तो आज का हमारा टॉपिक है व्यंजन संधि और हम लोग बात करने वाले हैं व्यंजन संधि के बारे में। व्यंजन संधि के बारे में बात करें उससे पहले हम बात करते हैं संधि के बारे में। आप लोग भूल गए होंगे संधि क्या होती है। तो दो समीपवर्ती वर्णों के मेल से जो विकार या जो परिवर्तन होता है उसी को हम लोग संधि कहते हैं। उसी को हम क्या कहते हैं? संधि कहते हैं। व्यंजन संधि की बात करें तो यदि दोनों वर्णों के संधि में पहला वर्ण आपका व्यंजन हो तथा दूसरा वर्ण आपका व्यंजन या फिर स्वर हो तो इस प्रकार की संधि को हम लोग व्यंजन संधि कहते हैं। मतलब ये है कि अगर दो वर्णों का मेल हो रहा है या दो वर्णों में संधि हो रही है तो अगर पहला वर्ण आपका व्यंजन है तो दूसरा वर्ण आपका क्या होगा? या तो स्वर होगा या फिर व्यंजन होगा। तो इस प्रकार की संधि आपकी व्यंजन संधि कहलाती है। जैसे उदाहरण की बात करें सत प्लस नयन और ये बन जाएगा आपका सच्चयन। क्या बन गया? सच्चयन। अब व्यंजन संधि के कुछ नियम हैं और उन नियमों के आधार पे हम लोग व्यंजन संधि को समझने का प्रयास करेंगे। जैसे इसमें नियम पहला है कि वर्ग के पहले वर्ण का तीसरे में परिवर्तन हो जाता है। वर्ग के पहले वर्ण का, है ना। आप जानते हैं कि हिंदी वर्णमाला में आपके 5 वर्ग होता है, के से लेकर पे वर्ग तक। तो के से लेकर पे वर्ग के पहले वर्ण का तीसरे वर्ण में परिवर्तन हो जाता है। इस आधार पर संधि को समझते हैं। किसी वर्ग के पहले वर्ण, अब पहला वर्ण क्या हो सकता है आपका? के, चे, टे, ते, पे, है ना। के, चे, टे, ते, पे। किसी वर्ग के पहले वर्ण के, चे, टे, ते, पे का मेल किसी स्वर अथवा अंतःस्थ व्यंजन या र, ला, व के किसी वर्ण से होने पर वर्ग का पहला अक्षर अपने ही वर्ग के तीसरे वर्ण ग, ज, ड, द, ब में परिवर्तित हो जाता है और इस प्रकार की संधि आपकी व्यंजन संधि कहलाती है। कहने का मतलब आपको बात समझ में आई। इस नियम में ये कहा जाता है कि अगर दो वर्णों का मेल हो रहा है और उस वर्ण में पहला जो वर्ण होगा आपका या पहला जो शब्द होगा उसका जो अंतिम वर्ण होगा वो या तो आपका के हो, चे हो, टे हो, ते हो, पे हो या आपका अंतःस्थ व्यंजन या रा, लावा हो। अगर ये आपको मिलते हैं तो इनका जब मेल होगा, जो इनका मेल होने से जो परिवर्तन होगा, परिवर्तन के पश्चात के आपका गे में बदल जाएगा, चे आपका जे में बदल जाएगा और टे आपका डे में बदल जाएगा और ते आपका दे में बदल जाएगा, पे आपका बे में बदल जाएगा। तो ये परिवर्तन होगा। पहला वर्ण आपका तीसरे वर्ण में बदल जाएगा। ये आपका संधि का पहला नियम है। अब इसके कुछ उदाहरण हैं और उन उदाहरणों को हम लोग देखने का प्रयास करेंगे। जैसे दिक् प्लस अंत। अब देखिए यहाँ पे क्या है? कै है। दिक् का अंतिम वर्ण क्या है आपका? कै। और इस कै में क्या जुड़ रहा है? अंत। अंत का पहला वर्ण क्या है? ए है। तो दिक् प्लस अंत और इसका जब परिवर्तन हुआ तो क्या बन गया? दिगंत। और इसमें आपका पहले वर्ग का तीसरा वर्ण ग आया है। क्या आया है? ग आया है। तो इस प्रकार का ये परिवर्तन हुआ। अगला देखिए दिक् प्लस दर्शन, दिग्दर्शन। क्या हो गया? दिग्दर्शन। दिक् प्लस गज, दिग्गज।
और दिक् प्लस अंतर दिगंबर, दिक् प्लस अंबर दिगंबर, दिक् प्लस अंत दिगंत, दिक् प्लस दर्शन दिग्दर्शन, और दिक् प्लस गज दिग्गज, और दिक् प्लस अंबर दिगंबर। तो ये आपको समझ में आ रहा है। चलिए कुछ और उदाहरण देखते हैं इसका। जैसे वाक प्लस ईस, माफ़ कीजिएगा यहाँ पे ईस होगा, है ना, यहाँ पे आपका ईस होगा। तो इस उदाहरण को मैं यहाँ लिख देता हूँ, वाक प्लस ईस, वाक प्लस ईस मिलकर बन जाएगा आपका वागीस। क्या बन गया? वागीस। वाक प्लस ईस मिलकर आपका बन गया वागीस, है ना। और दिक् प्लस विजय आपका बन गया दिग्विजय, और वाक प्लस दत्ता मिलकर आपका बन गया वाग्दत्ता। ऋक् प्लस वेद मिलकर बन गया आपका ऋग्वेद। अच प्लस अंत मिलकर आपका बन गया अजंत, और अच प्लस आदि मिलकर आपका बन गया अजादि। सट प्लस आनंद सडानन हो गया। सट प्लस रिपु आपका सट डिपु हो गया। भगवत प्लस भजन भगवद भजन हो गया। उत प्लस योग उद्योग हो गया। अप प्लस जय अब्ज हो गया। सुप प्लस अंत सुबंत हो गया। तो आपका इसमें क्या हुआ? इसमें यह हुआ कि जो आपका पहला वर्ण था वो आपके तीसरे वर्ण में परिवर्तित हो गया। तो जिस शब्द में आपको ऐसा प्रतीत हो वो आपकी व्यंजन संधि का उदाहरण होगा। ठीक है, दिग्विजय उदाहरण से आपको इसकी प्रैक्टिस करनी है। जितने उदाहरण आप देखेंगे उतनी ज़्यादा इसकी प्रैक्टिस होगी। नोट कर लीजिए। और कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं इसकी, जैसे जब पहले शब्द का अंतिम वर्ण शुद्ध व्यंजन तथा दूसरे शब्द का पहला वर्ण भी व्यंजन हो तो जुड़ने के बाद आधा वर्ण प्राप्त होता है, और इसके विपरीत यदि दूसरे शब्द का पहला वर्ण स्वर हो और पूरा वर्ण बनता है तब क्या होता है? तब आपका पूरा वर्ण बनता है। तो कहने का मतलब यह है कि जब पहले शब्द का अंतिम वर्ण आपका शुद्ध व्यंजन हो और दूसरे शब्द का पहला वर्ण भी व्यंजन हो तो जुड़ने के बाद में आधा वर्ण प्राप्त होता है। इसके विपरीत यदि दूसरे शब्द का पहला वर्ण स्वर हो तो पूरा वर्ण बनता है। ठीक है, अब इस व्यंजन को पहचानने की जो शॉर्ट ट्रिक है वो क्या है? वो ये है कि यदि शब्द के बीच में ग जय ड द ब आए तो व्यंजन संधि हो सकता है। यदि किसी शब्द के बीच में ग जय ड द ब ये आपको नज़र आ जाए तो समझ जाइए कि वो आपका व्यंजन संधि होगा। वो आपका कौन सा संधि होगा? व्यंजन संधि होगा। जैसे दिग्विजय में आधा गे है, ये आपका व्यंजन संधि है। ऋग्वेद में आधा गे है, ये भी आपका व्यंजन संधि है। आज़ादी में आप देखिए जा है, इसलिए ये व्यंजन संधि होगा। सुबंत में ब है, इसलिए यह व्यंजन संधि होगा। ठीक है, दूसरा नियम क्या कहता है इसको समझने का प्रयास कीजिए। दूसरा नियम कहता है कि वर्ग के पहले वर्ण का पांचवें वर्ण में परिवर्तन हो जाता है। यदि किसी वर्ण के पहले वर्ण क च ट त प का मेल किसी अनुनासिक वर्ण से हो तो उसके स्थान पर उसी वर्ग का पांचवा वर्ण अण इया ण न में हो जाता है। नोट कर लीजिएगा। जैसे क आपका रे में परिवर्तित हो जाएगा, चे आपका इया में परिवर्तित हो जाएगा, टे आपका रे में परिवर्तित हो जाएगा, ते आपका न में, और पे आपका में परिवर्तित हो जाएगा। जैसे वाक प्लस मैं वाडमय, सठ प्लस मुख सठ मुख, उत प्लस मत उन्मत्त, तत् प्लस मैं तन्मय, और जगत प्लस नाथ जगन्नाथ। आई बात समझ में? तो दूसरा नियम क्या कहता है कि वर्ग के पहले वर्ण का पांचवें वर्ण में परिवर्तन हो जाता है। अगला नियम है छा संबंधित नियम। छा संबंधित नियम क्या कहता है कि जब ह्रस्व या दीर्घ स्वर के बाद में छा आपको मिले तो उस छा का परिवर्तन होकर चा हो जाता है। क्या हो जाता है? चा हो जाता है। किसी भी ह्रस्व स्वर या दीर्घ स्वर का मेल जब छा से होने वाला होता है तो छा के पहले चा जोड़ दिया जाता है। तो छा के पहले चा जोड़ दिया जाता है। जैसे
स्व प्लस छंद स्वच्छंद हो जाएगा। स्व प्लस छंद स्वच्छंद हो जाएगा। परि प्लस छेद परिच्छेद हो जाएगा। अनु प्लस छेद अनुच्छेद हो जाएगा। छत प्लस छाया छत्र छाया हो जाएगा। और वि प्लस छेद विच्छेद हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या हुआ है? यहाँ पे हुआ ये है कि हर्ष या दीर्घ स्वर्ग का मेल जब छा से होता है तो छा के पहले चा जोड़ दिया जाता है। छा के पहले चा जोड़ दिया जाता है। और इस की पहचान करने का जो ट्रिक है, इसकी पहचान करने का ट्रिक ये है कि यदि शब्द के बीच में चा छ आए तो व्यंजन संधि होगा। अगला नियम है साथियों तय संबंधित नियम। तय संबंधित नियम में पहला जो नियम है कि यदि ता के बाद में यदि ला हो तो, यदि ता के बाद में लय हो तो ता जो है वो लय में बदल जाता है। ता किस में बदल जाएगा? लय में बदल जाएगा। जैसे उत प्लस लास उल्लास हो जाएगा। तत् प्लस लीन तल्लीन हो जाएगा। और उत प्लस लेख उल्लेख हो जाएगा। उल्लेख आपका इस प्रकार लिखा जाएगा। यहाँ थोड़ी प्रिंटिंग मिस्टेक है। दूसरा नियम कहता है कि यदि ता के बाद में जा हो, यदि ता के बाद में जय हो तो आपका ते जो है ये जा में बदल जाता है। यदि ता के बाद जय हो तो ते जय में बदल जाएगा। जैसे सत प्लस जन सज्जन हो गया। जगत प्लस जननी जग जननी हो गया। विपत्त प्लस जाल विपजाल हो गया। और उत प्लस झटका उज्झटिका हो गया। इसी प्रकार से तीसरा जो नियम है आपका वो है तय के बाद यदि टा डा हो तो ता आपका डे में बदल जाएगा। उदाहरण है वृहत प्लस टिका वृहट टिका। उत प्लस डैन उड्डयन। यहाँ पे क्या हुआ? इन तीनों नियमों में तय का परिवर्तन हो गया है। तय का परिवर्तन जय में हो गया। तय का परिवर्तन ले में हो गया। और तय का परिवर्तन डे में हो गया। तो जब आपको तय के बाद में लय मिले तो समझ जाइएगा कि तय के बाद में ले आने से तय आपका ले में बदल जाएगा। और तय के बाद में अगर जय आता है तो वो आपका जय में बदल जाएगा। और तय के बाद में अगर आपको टा या डा मिलता है तो वो डा में बदल जाएगा। ये सभी आपके व्यंजन संधि की पहचान है। अगला नियम कहता है कि तय के बाद यदि सा हो, बड़ा वाला सा, तो ता का चय में और सा का छय में परिवर्तन हो जाता है। तय के बाद में यदि सा हो और ता का चय में और से का छय में परिवर्तन होता है। जैसे उत प्लस श्वास तो ये हो जाएगा उच्छ श्वास। उच्छ वास हो जाएगा तो ये क्या हो जाएगा? उच्छ्वास। सत प्लस साहस्त्र सच छाहस्त्र हो जाएगा। ये सच छाहस्त्र हो जाएगा। और यदि ता के बाद यदि हा हो तो ता के स्थान पर द और हा के स्थान पर ध हो जाता है। जैसे तय प्लस हित तद्हित। और उत प्लस हार उद्धार। और उत प्लस हत उद्धत। और उत प्लस हर्त उद्धर्त्र। ये सभी आपके व्यंजन संधि के उदाहरण हैं। और इन नियमों को अगर आप अच्छे से पढ़ लेते हैं तो व्यंजन संधि आपके लिए बहुत ही आसान हो जाएगी। छठा नियम कहता है कि द के बाद यदि चय हो और चय के छय हो तो ता का चय हो जाता है। ता का क्या हो जाता है? चय हो जाता है। करना क्या है इसमें करना ये है कि ता के बाद में यदि चा हो और चय छय हो तो ता का चय में हो जाता है। उदाहरण की बात करें उत प्लस चारण उच्चारण। उत प्लस चरित उच्चरित। जगत प्लस छाया जग छाया। ठीक है। तो इन तीन नियमों में हुआ क्या है साथियों? चौथे नियम में क्या हुआ है कि ता के बाद में से मिला है और से का चय और से का छय में परिवर्तन हो गया है। ते आपका चय में बदल गया और से आपका छय में बदल गया। पांचवें नियम में क्या हुआ है कि ता के बाद में यदि हा मिला है तो हा आपका जो है वो ता के स्थान पे द हो जाएगा और है के स्थान पे धा हो जाएगा। छठे नियम में क्या हुआ है कि ता के बाद में अगर चा है और छा है तो ता आपका चय में बदल जाता है।
जैसे उत प्लस चरित उच्चरित हो जाता है। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। अगला नियम है न संबंधित नियम। यदि री र स के बाद में न व्यंजन आता है तो न का ण में परिवर्तन हो जाता है। यदि री र स के बाद में न व्यंजन आता है तो न आपका ण में बदल जाता है। जैसे पड़ी, पड़ी में देखिए र है और र के बाद में आपको नाम मिला है, नाम में न है, तो यहाँ पे र के बाद में आपको नाम मिला है तो र और न का परिवर्तन होकर र बन गया, यानी आपका बन गया परिणाम। क्या बन गया? परिणाम। तो न आपका किस में बदल गया? र में बदल गया। तो जब कभी री र सा के बाद में न व्यंजन आता है तो न का रे में परिवर्तन हो जाता है। ठीक है, तो और भी उदाहरण देखते हैं हम लोग। तो परि प्लस नाम हो गया आपका परिणाम, प्र प्लस मान हो गया प्रमाण, राम प्लस अयन रामायण हो गया, भूष प्लस अन्न भूषण हो गया, कृष प्लस न कृष्णा हो गया, शोष प्लस अन्न शोषण हो गया, और विष प्लस नु विष्णु हो गया, तृष प्लस न तृष्णा हो गया, ऋ प्लस न ऋण हो गया, भर प्लस न भरण हो गया, किम प्लस तु किंतु हो गया, हर प्लस न हरण हो गया। तो साथियों न संबंधित नियम ये कहता है कि यदि री र स के बाद में न व्यंजन आपको मिलता है तो न का परिवर्तन होकर ण हो जाता है, न आपका ण में बदल जाता है। छठा नियम है आपका माँ संबंधित नियम। मैं संबंधित नियम कहता है कि यदि माँ के बाद में के से लेकर माँ तक कोई भी व्यंजन वर्ग आता है तो माँ उसी वर्ग का नासिक्य यानी अनुस्वार में बदल जाता है। कहने का मतलब ये है कि यदि माँ के बाद में के से लेकर माँ तक का कोई भी व्यंजन वर्ण आता है तो माँ जो है उसी वर्ग का नासिक्य यानी जो अनुस्वार है उसके अनुसार बदल जाएगा, यानी अण हो जाएगा, ण हो जाएगा, न हो जाएगा, मैं हो जाएगा। आई बात समझ में आपको? तो माँ संबंधित नियम क्या कहता है कि यदि माँ के बाद में के से लेकर माँ तक का कोई भी व्यंजन वर्ण आता है तो माँ उसी वर्ग का नासिक्य व्यंजन हो जाता है। जैसे सम प्लस गति, यहाँ पे आप देखेंगे माँ के बाद में क्या आया है? गा, तो गा वर्ग का अण जो होगा आपका ये किस में बदल गया? संगति में बदल गया। सम गति, माँ उसी वर्ग का अनुसार हो गया। ठीक है, परम प्लस तु आपका परंतु हो गया, सम प्लस कलन आपका संकलन हो गया, सम प्लस विधान आपका संविधान हो गया, और सम प्लस पूर्ण आपका संपूर्ण हो गया। सम प्लस मति सम्मति हो गया, सम प्लस योग संयोग हो गया, सम प्लस मान सम्मान हो गया, और सम प्लस चय संचय हो गया। हुआ क्या है यहाँ पे? तो हुआ ये है कि माँ के बाद में कोई भी व्यंजन वर्ग आने पर माँ उसी वर्ग के व्यंजन के अनुसार यानी नासिक के व्यंजन में बदल जाता है। आई बात समझ में? जैसे कि मान लीजिए माँ के बाद में ग आया है तो गे आपका ण में बदल जाएगा, है ना। इसी प्रकार से आपका बदल गया है। यहाँ पे देखेंगे आप सम प्लस कलन, तो ये क्या हो गया है? संकलन हो गया है। सम प्लस विधान आने पर मैं के ऊपर आपका देखिए यह आपके अनुसार में बदल गया यानी संविधान हो गया है। ठीक है, अब आपका नियम 7 जो है वो है सा संबंधित नियम। ये नियम क्या कहता है कि यदि सा से पहले अ या आ से भिन्न स्वर हो तो स का स हो जाता है। मतलब ये यदि सा के पहले छोटा आ या बड़ा आ से भिन्न स्वर आपको मिल जाए तो स का स हो जाता है। जैसे वी प्लस सम, यहाँ पे कौन सा स्वर है? यहाँ पे छोटी ई है। सा के पहले कौन सा स्वर है? यहाँ पे छोटी ई है। तो वी प्लस सम मिलकर विषम हो गया, वी प्लस साध विषाद हो गया, अभि प्लस सेक अभिषेक हो गया, और सु प्लस समा सुषमा हो गया, सु प्लस सुक्ति सुसुक्ति हो गया। कहने का मतलब यह है साथियों कि यदि शब्द में आपको आधा श दिख जाए तो व्यंजन संधि होगा।
यदि शब्द में आपको सा से षटकोण वाला स दिख जाए तो वो आपका व्यंजन संधि होगा। वो आपका कौन सा संधि होगा? व्यंजन संधि होगा। ठीक है, इन नियमों को आप बार बार पढ़िए, आपको व्यंजन संधि बिल्कुल आसानी से समझ में आ जाएगी। बस आपको ये नियम याद रखना है और इनको अच्छे से पढ़ना है। ठीक है, तो साथियों ये था आपका व्यंजन संधि और इसको हमने विस्तार से समझने का प्रयास किया। इसके अलावा अगर आपका कोई भी डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिए, हम आपके डाउट को दूर करने का पूरा प्रयास करेंगे। और कमेंट बॉक्स में आप ज़रूर बताएं कि आपको व्यंजन संधि समझ में आई कि नहीं आई। ठीक है, अगर आपको नहीं समझ में आई होगी तो हम और बेहतर समझाने का प्रयास करेंगे। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं फिर अगली क्लास में, और तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।